कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने कल यूरिया फॉर्मेशन पढ़ा था। यूरिया फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हम लोगों ने ऑर्निथिन साइकिल देखी थी, जिसमें हमने देखा कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में किस टाइप से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। सेल्स के थ्रू जो यूरिया था वो यूरिया कहाँ पहुंच रहा था, लीवर तक पहुंच रहा था। लीवर में हमारे यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर लीवर से किडनी तक जो ब्लड के थ्रू यूरिया ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद में यूरिया से जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग आज है वो पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म किस प्रोसेस पे आधारित है, तो इसकी जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी मैकेनिकल और फिजिकल। यह यांत्रिक और भौतिक प्रक्रिया पर आधारित है। अब यांत्रिक और भौतिक किस टाइप से रहेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पुनर्अवशोषण होता है, छनना होता है, क्योंकि मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी आपको। जो यूरिन का सारा फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के अंदर कौन से 3 स्टेप्स है वो यहाँ यूरिन फॉर्मेशन में सहायक होंगे। जिसमें फर्स्ट बात करें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है परानिषेधन। तो आप लोगों को यदि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ध्यान में आनी है, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ऊपर की साइड में जो पैलिनुमा भाग था, बॉमन संपुट, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जा रहा था, उसके अंदर ब्लड का छन्ना, ये क्या कहलाता है, परानिषेधन। एक बार ध्यान में रखिए, नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलपिजियन बॉडी बोलते हैं। और मेलपिजियन बॉडी में यहाँ पे बॉमन कैप्सूल होता है, बॉमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है। अब ये ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का छन्ना है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिषेधन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, वो है सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ये बात भी मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाई थी, उस टाइम बताई थी कि किस टाइप से सिलेक्टिव प्रोडक्ट, जो यूजफुल प्रोडक्ट है, वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर से वापस रीऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेप है हमारी ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिकीय स्त्रवण। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये तीनों के तीनों स्टेप्स को सेपरेटली पढ़ेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है, ये बहुत लेंथी हो सकता है यदि हम इन 3 टॉपिक को एक साथ पढ़ें तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। अब इससे पहले आपको ये मैं स्टेप्स वाइज पढ़ाऊं, क्योंकि इसकी थ्योरी है वो थोड़ी सी मतलब टिपिकल रहती है, चाहे बुक की हो चाहे मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आपको थ्योरी समझ में आए या नहीं आए, तो इससे बेटर है कि आप लोग इसके नोट्स है वो मेरे साथ साथ में बनाते जाइए, ताकि आपको ये चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, या तो पूरी की पूरी मैकेनिज्म पूछ ली, ठीक है, ऐसे नहीं है तीनों स्टेप से अलग अलग पूछेंगे, या तो पूरी मैकेनिज्म पूछेंगे, या आपसे जो अंदर इसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज दिखे, इन फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूंगी। तो आप लोग यहाँ हेडिंग डालिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। सबसे पहले लिखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते रहिए। जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो फर्स्ट स्टेप है। होता कहाँ पे है, ये होता है मेलपिजियन ट्यूबुल्स में। ये जो मेलपिजियन बॉडी है वहां पे ये संपन्न होता है। ठीक है, हमारी सेकंड लाइन होगी कि मेलपिजियन ट्यूबुल्स में जो संपन्न होता है। उसके बाद हम बात करें ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होके बॉमन संपुट में, बॉमन कैप्सूल में आ रहा है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि ग्लोमेरुलस से, ये ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस से जो ब्लड छन के बॉमन संपुट में आ रहा है, इसको हम परानिषेधन कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें हो क्या रहा है फिल्टर। तो इसमें फिल्टर क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, हम लोगों ने ब्लड के पार्ट पढ़े थे कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% उसमें आरबीसी होती है, और उसके अतिरिक्त उसमें 0.1 समथिंग उसमें डब्ल्यूबीसी और वहाँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है ये क्या करता है, 20% यहीं पे सारा का सारा पुनर्निषेधन, क्योंकि प्रोटीन है वो इससे छन के नहीं जाती। तो जो पूरा का पूरा रीऑब्जर्वेशन होना है, जो 100% रीऑब्जर्वेशन होता है, उसमें से 20% है वो प्रोटीन को यहीं रोक लेती है। खाली जो ब्लड प्लाज्मा है वो इसमें छन के नीचे जाएगा, और जो प्रोटीन है वो कहाँ रह जाएगी, ऊपर
ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो पोडोसाइट्स के बीच में स्लिट स्पॉट थे, छोटे छोटे पोर्स थे, उन पोर्स से प्रोटीन है वो चुन के नहीं जा सकती। तो ये प्लाज्मा कैसी होगी? दिस इज प्रोटीन लेस प्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबुलर या फिल्टर किसको कहा जा रहा है? जीएफ किसको कहा जा रहा है? अब यहाँ देखिए कि जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल है, मैलपीजियन बॉडी है, इसके अंदर 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स पाई जाएगी। उन तीनों मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा? ग्लोमेरुलर, कैप्सुलर मेम्ब्रेन। नाम है वो इस चीज से रिलेट कर रहा है। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। तो फर्स्ट नाम क्या यूज किया? ग्लोमेरुलर। ये क्या है? कैप्सुलर। तो कैप्सुलर और मेम्ब्रेन मतलब आपको पता है ये झिल्ली होती है। अब यहाँ पे जो ये तीनों झिल्लियां हैं, इन तीनों झिल्लियों के जो नाम है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, आंतरिक उपकला, मतलब इसकी, ठीक है, इसकी आंतरिक उपकला। सेकंड क्या है? बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम। बॉमन कैप्सूल की हमने देखा था, बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम कौन सी है? ये वाली एपिथेलियम है। अब इस एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोडोसाइट्स जो पदाणु थे, और स्लिट स्पॉट्स जो बहुत ही महीन छिद्र है वो इसमें प्रेजेंट थे। और उसके बाद में जो थर्ड रहेगी वो रहेगी आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दोस टू लेयर्स। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली है, इन दोनों के बीच में जो उपस्थित है उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाएगा, आधारी उपकला कहा जाएगा, जो इन दोनों के बीच में उपस्थित होगी। तो आपको यहाँ तक क्या बात ध्यान में रखनी है? सबसे पहला तो परानिषेधन की डेफिनेशन क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें हो क्या रहा है? ग्लोमेरुलस से ब्लड छन के बॉमन संपुट में आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो बॉमन संपुट में ब्लड छन के आ रहा है उसमें प्रोटीन्स नहीं होंगे, प्रोटीन सारी की सारी ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है। फिर इसमें 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है, इन तीनों मेम्ब्रेन के नाम ध्यान में रखना है, जिसमें एंडोथीलियम है वो ग्लोमेरुलस की, एपिथेलियम है वो कैप्सूल की, इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इतनी थ्योरी लिखने के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ हम लोग बात कर ही रहे थे कि ये एफरेंट है, इसका डायमीटर छोटा होता है, ये इफरेंट है। ये डायग्राम तो आपको सबको ध्यान में होगा, ठीक है, कि इफरेंट और एफरेंट, और ये वाला बॉमन कैप्सूल, और ये अंदर वाली साइड में जो केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहलाता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट थ्योरी जो लिखनी है वो लिखनी है कि ब्लड एंटर कितना होता है, ठीक है। ब्लड किडनी में एंटर कितना होगा, मतलब यहाँ से जो ब्लड एंटर हो रहा है, ठीक है, इफरेंट से जो ब्लड एंटर हो रहा है वो कितना है यहाँ पे? 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है। हम लोग पर मिनट बात कर रहे हैं कि पर मिनट उसमें कितना ब्लड है वो एंटर हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 1100 से 1250 मिलीलीटर, क्योंकि इनमें क्या बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं और बहुत सारी मतलब वैल्यूज है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला हो गया किडनी में ब्लड कितना एंटर हो रहा है? 1100 से 1250 मिलीलीटर। अब उसमें आपने को ध्यान में रखना है कि उसमें प्लाज्मा कितना होता है। हम बात कर रहे हैं कि ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है, तो ये जो 1100 से 1250 मिलीलीटर आया, इसमें सिर्फ प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा कितना रहेगा? 650 मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पर मिनट और 650 मिलीलीटर खाली 55% इसकी मात्रा है। तो ये बात आपको, यदि सर्कुलेशन वाला आप लोगों ने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है तो समझ में आ जाएगी कि जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 55% पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 650 मात्रा इसकी होगी किस कैसे? 55% के बेस पे, ठीक है। उसके बाद में इसको कहा क्या जाता है, ठीक है। अब ये रेनल है, किडनी है, रेनल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है। अब इस रेनल में प्लाज्मा का जो फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? रेनल प्लाज्मा फ्लो, रेनल प्लाज्मा फ्लो। अब इसी में क्या है? इसी में इनकी इतनी लंबी स्पेलिंग्स नहीं करने का, इनकी शॉर्ट फॉर्म दे दी और शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि आरपीएफ की फुल फॉर्म बताओ और आरएफपी की आरपीएफ की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि कितनी होगी? 650 मिलीलीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हुआ कि ब्लड प्रवाह कितना हो रहा है, प्लाज्मा प्रवाह कितना हो रहा है। अब पर मिनट छनने की, अब पर मिनट छनेगा कितना? इसका भी 20% हिस्सा है वो पर मिनट है वो छनेगा। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट लिखा है फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छन्ना। तो कितना परसेंट है? 20%। तो 650 का 20% है वो कितना हो जाएगा? अप्रोक्स 120 या 125 के बीच में। तो यहाँ ये पर मिनट की बात चल रही थी, 125 मिलीलीटर। अब इसी को हम पर डे के अनुसार देखें तो पर डे के अनुसार
180 लीटर। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मतलब पर लीटर एक दिन में कितना ब्लड है वो क्षमता है, तो 180 लीटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये आपको समझ में आ गया रेनल प्लाज्मा फ्लो RPF। उसके बाद हम बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, GFR। अब GFR कैसे निकलेगी टोटल, कि यहाँ से, ठीक है, हम देखते हैं ना कि हृदय में भी ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या पाया जा रहा है, ब्लड का फ्लो पाया जा रहा है। तो उसकी रेट निकालनी है, दर निकालनी है। तो उसके दर निकालने के लिए इसकी भी फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म कर दी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ये किसके ना बराबर होती है, यहाँ 125। ठीक है, ये वैल्यू है वो किसकी है, RPF की है। और ये जो वैल्यू है पर मिनट वाली, ये किसकी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की है, फिल्टर कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में निकाला हुआ है यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन, FF बोले तो FF इज इक्वल टू कितना है, GRF अपॉन RPF। GRF की वैल्यू कितनी है, 125 लिख दिया, और RPF की वैल्यू कितनी है, 650 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी 650। अब ये दोनों पुट अप करने के बाद में 125 अपॉन 650 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/5। 1/5 क्या हो गया, इसके बराबर भाग, हृदय के 1/5वें भाग के बराबर होगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हमें देखना है कि जो यहाँ हम बात करते हैं पैरानिशन डेफिनेशन की, तो उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड का प्रवाह, ब्लड का छलना है जो गवर्नमेंट सपोर्ट में आता है, वो प्रेशर के साथ में भी होता है। ठीक है, अब वो प्रेशर कौन से होते हैं, तो प्रेशर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो इफेक्टिव मतलब प्रभावित करने वाले, फिल्ट्रेशन रेट को प्रभावित करने वाले दाब कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे दाब दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला ग्लोमेरुलस दर विस्थैतिक दाब, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कोलाइड पराशनी दाब, तो कोलाइड यहाँ पे ये लिखा है ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। देन लास्ट रहेगा संपुटीय दर विस्थैतिक दाब, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू है वो आपको दी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ बात करें ग्लोमेरुलस हाइड्रोटिक प्रेशर है, उसको GHP भी बोल सकते हैं। GHP के मान कितना है, 60 से 75 mmHg। ठीक है, ये आपको सीधा याद रखना है ये सारी वैल्यूज। उसके बाद में हम कोलाइडी की बात करें, तो कोलाइडी में यहाँ पे 30 से 32 mmHg दे रखा है, और यहाँ पे संपुटी है जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो वो दे रखा है आपको 18 mmHg। अब ये तीनों प्रेशर काम किस टाइप से कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक, आपको हिंदी इंग्लिश वाली बात क्लियर हो गई, यहाँ पे वैल्यू की बात क्लियर होगी। मैं उस साइड चलूँ। अब यहाँ ध्यान में रखना है, ये दोनों क्या होंगे, विरोधी दाब रहेंगे। ठीक है, अब विरोधी दाब किस टाइप से है कि ब्लड यहाँ से छलना शुरू हो रहा है, अब जो पहला प्रेशर रहेगा वो पहला प्रेशर क्या किसके कारण होगा, अभिवाही के डायमीटर के कारण। इसका डायमीटर ज्यादा है तो ये प्रेशर के साथ में आएगा यहाँ से। ठीक है, ब्लड, तो ये प्रेशर ये रहेगा ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इससे जस्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये भी इसके ऑपोजिट में क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इसका प्रेशर भी क्या रहेगा, इससे जस्ट ऑपोजिट रहेगा। उसके अलावा जो ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो पराश्रेणी दाब है, वो भी क्या रहेगा, इस ब्लड के जस्ट ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, इस प्रेशर के जस्ट ऑपोजिट रहेगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर इज इक्वल टू GHP ये वाला, ठीक है, माइनस यहाँ BCOP और CHP, ये जो दोनों है, इन दोनों की वैल्यू प्लस करके हमें यहाँ लिखनी है। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये 60 से 65, ठीक है, तो कोई सी वैल्यू ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 60 ले लिया। ठीक है, अब मैं 60 से 75 तक कोई सी भी वैल्यू रख सकती थी यहाँ पे। उसके साथ में 32 प्लस 18 50 हो गए, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 mmHg। लेकिन मैंने यहाँ से 10 से 25 लिख दिया, 10 से 25 लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू कोई सी भी तो ले सकती हूँ। ठीक है, तो कोई सी वैल्यू देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो जो चीजें ध्यान
ध्यान में रखनी है वो मैं आपको एक वापस से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आपको ये तीनों मेम्ब्रेन ध्यान में रखनी है, फिर आपको यहाँ ये दो वैल्यू याद रखनी है। कौन सी? रेनल प्लाज्मा फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। उसके बाद में आपको ये तीन प्रेशर ध्यान में रखना है और इन तीनों प्रेशर से जो यहाँ इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर आ रहा है उसका मान ध्यान में रखना है, ठीक है। आपसे जो मान है वो इसका भी अलग से 1 नंबर का पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं और इसका भी पूछ सकते हैं। उसी के साथ मैं आपसे डायरेक्ट इसका पूछ लिया। चाहे हम बात करें तो यहाँ GFR और RPF की वैल्यू भी आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में। अभी आप आज है वो सिर्फ मैं आपको नोट्स, बोर्ड की पिक्चर है वो सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगी टेलीग्राम पे। तो आज आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करने हैं, अदरवाइज आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। आपको सारी की सारी बातें वो इसी टाइप से लिखिए, क्योंकि इसके आप थ्योरी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं तो इतना बड़ा है, ठीक है। 3 नंबर का 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप कितना लंबा खींच के लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी थ्योरी वो हर एक पॉइंट वाइज लिखिए कि भाई पॉइंट बना दिया, स्टार लगा के या एरो करके आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट वाइज ये सारी थ्योरी एज इट इज आप लिख सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।